और हम इस बात के लिए आश्चर्यचकित हैं, इतने कुकर्म करने के बाद भी कमलेश निकम बाहर कैसे है। आपने कुकर्म और करने की ठान ली है और आपको भय है कि आप जेल में जाने वाले हो, तो अवश्य जेल में जाओगे। अगर कमलेश निकम को अंदर डाला जाता है तो ओमी कालानी का राइट हैंड यहाँ पे नहीं रहेगा। कमलेश निकम भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति तभी संभव हो पाएगी जब भी केवल भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति होगी। उल्लासनगर में कौन कौन से मुद्दे हैं अहम जो भाजपा जनता के बीच लेकर जाएगी और चुनाव लड़ेगी? सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था उल्लासनगर में मेट्रो आएगी और एक स्टेशन का नाम सिंधु नगर भी कहा जाएगा। Finally, Ambernath has got its first ever aqua themed restaurant. यहाँ आपको 4 different dining options मिलने वाले हैं like aqua sitting, rooftop, private dining and AC dining. Plus यहाँ का ambience इतना यूनिक है that it will directly teleport you to a different country. This is Greenleaf जो located है अंबरनाथ पाइपलाइन रोड पे। यहाँ डेली लाइव म्यूजिक एंड डीजे नाइट होती है, प्लस फूड में वेज एंड नॉन वेज दोनों अवेलेबल है। डेली हैप्पी आवर्स भी है फ्रॉम 12 PM to 6 PM where you will get 15% off on food. You can also book this place for your special occasions like birthday parties, roka ceremony, engagement or family get-togethers at a fixed menu starting from just rupees 899. बुकिंग के लिए कॉल करें 9356952839 या 8446106828 पर। ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। हमारे साथ आज हैं भाजपा के फायर ब्रांड नेता प्रदीप रामचंदानी, जो अपनी तल्ख बातों को या तल्ख बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। ज़्यादातर इनके तल्ख बयान, तल्ख बातें हमें शिवसेना के विरुद्ध सुनाई देती हैं। खैर, आज हम सभी के बारे में बात करेंगे, टीओके, शिवसेना, भाजपा। आइए बात करते हैं प्रदीप रामचंदानी जी से। प्रदीप रामचंदानी जी, आपका में स्वागत है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रदीप रामचंदानी जी, कल टीओके के प्रवक्ता कमलेश निकम के यहाँ पे सभा थी, जहां पर उसने आरोप लगाया है कि भाजपा ने उसे जेल में डलवाया था और अब फिर उसे जेल में डलवा सकती है। क्या कहना चाहेंगे? मुझे क्या लगता है कि टीओके जो पार्टी है ना, उसकी अगर पार्श्वभूमि आप देखोगे तो जेल से उनका गहरा संबंध है। देखिए, पप्पू कालानी करीबन 14 से 17 साल तक जेल में रहे, तो किसने जेल में डाला था उनको? कांग्रेस ने जेल में डाला था। ओमी कालानी करीबन 6 से 8 महीने जेल में रहे 307 के केस में, किसने डाला था? कांग्रेस की सरकार ने। इनको क्या रहता है कि इनके कुकर्म इनको परेशान करते हैं चुनाव के समय में, और हम इस बात के लिए आश्चर्यचकित हैं, इतने कुकर्म करने के बाद भी कमलेश निकम बाहर कैसे है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए बाहर है क्या? अगर शायद कांग्रेस की सरकार होती तो मेरे हिसाब से कमलेश जेल में होता। तो ये एक अच्छी बात माने कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, सबको जीने का, आप बाहर हो, लेकिन हाँ, आपने कुकर्म और करने की ठान ली है और आपको भय है कि आप जेल में जाने वाले हो, तो अवश्य जेल में जाओगे। कहीं ये डर इसलिए तो नहीं, भाजपा के पास गृह मंत्रालय है और आप लोग को लगता है कि आगामी मनपा चुनाव में अगर कमलेश निकम को अंदर डाला जाता है तो ओमी कालानी का राइट हैंड यहाँ पे नहीं रहेगा? आर पाटिल के पास गृह मंत्रालय था जब भी पप्पू कालानी को जेल में डाला गया था, तब तो भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं था। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी ऐसे छोटे मोटे पिल्लू को क्यों जेल में डालेगी? इनके ऊपर तो, ओमी कालानी के ऊपर भी बहुत सारे केसेस हैं, 15 केसेस हैं जो उन्होंने दिखाए हैं, अपहरण के हैं, हत्या के प्रयास के हैं। अगर
डालना ही है भारतीय जनता पार्टी को जेल में तो फिर ओमी को डालेगी। लेकिन ये सारी बातें केवल, हम बिल्कुल लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम किसी को जेल में डालते नहीं है। मैं केवल आपको उदाहरण देता हूं, इस पिल्लू को क्यों डालें, इससे क्या राजनीतिक फायदा होगा हमारा? ये कौन सा इतना बड़ा आदमी है कि इसको जेल में डालेंगे कि बहुत बड़े हवा पड़ जाएगी? राजनीति में सबको पूरी तरह से अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। यह गुनाहगार प्रवृत्ति के लोग हैं। हर किसी नेता के ऊपर 10 से 15-15, 20-20 गुनाह है, फिर चाहे ओमी कालानी हो, पप्पू कालानी हो, कमलेश हो। इसके लिए अपने गुनाहों से उनको भय लगता है और उनको लगता है कि कहीं हमें, और वैसे भी पुलिस देखो आमतौर पे जिनके ऊपर गुनाह रहते हैं उनको इलेक्शन के टाइम में चैप्टर भरती है, तड़ी पार करती है। ये तो एक प्रोसेस है। शायद उससे बचने के लिए एक भावनात्मक लोगों के बीच में बोल रहा होगा, बाकी मुझे कोई लगता नहीं है। हाँ, इतने इससे ये आप बोल रहे हो कि गृह मंत्रालय, इसका भी मैंने आपको जवाब दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के पास गृह मंत्रालय है तो सबके साथ सामान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। किसी के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी अन्याय नहीं करती। ऐसे अलोकतांत्रिक तरीके से हम चुनाव जीतने का प्रयास नहीं करते। लोगों का हमारे साथ समर्थन है। आपने देखा ओमी कालानी के सामने कुमार ऐलानी 31,000 वोटों से जीत कर आए। लोगों का हमारे पास समर्थन है। इन छोटे मोटे जो नेता हैं इनकी बात को हमें कोई असर नहीं होता। ये बोलते रहे, अच्छा है। और जब जितना जितना बोलेंगे कमलेश निकम, उतना उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा पड़ेगा। कमलेश निकम भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान है। अभी आपने बात कही कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं टीओके वाले। यही 2017 में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग नहीं थे जब बीजेपी ने उन्हें गोद में लिया था या उनको साथ में मिलकर बिठाया था? ध्यान में रखिए, ओमी कालानी को भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं लिया, पप्पू कालानी को भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं लिया। हमने उनके जितने अच्छे लोग थे वो ना भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया था, भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया था। और आज भी कई लोग जो उस समय हमारे पास प्रवेश किए, आप आज भी हमारे साथ हैं। राजेश भद्रिया हमारे जिला अध्यक्ष हैं, अच्छे व्यक्तिमत्व थे। राजू जग्यासी अच्छे व्यक्तिमत्व थे, क्योंकि उनकी बुराइयों से तंग आकर सब लोग पाला बदल रहे थे। 2017 में भाग रहे थे, हमारे पास आ रहे थे। तो उसने सोचा मेरी दुकान बंद हो जाएगी, ओमी कालानी ने। उसने सोचा मेरी दुकान बंद हो जाए इसलिए मैं इस तरह वो चलाऊं। उसमें कोई ओमी कालानी को हमने कोई वो नहीं किया था। हमने चलो ठीक है भाई, आए, हमारे पास अच्छा मौका है, भारतीय जनता पार्टी के पास आएंगे, एक सुधर जाएंगे। एक छवि उनकी है जो गुंडागर्दी की खराब रही थी, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि उनकी कोई सुधरने की लालसा नहीं। उसी तरह राजनीति में गुनाहगारी, किसी को दम देना, किसी से वसूली करना, किसी दुकान खाली कराना, रंगदारी लेना, किसी से पैसे ऐंठना, ये सारे काम इनकी राजनीति में है। जिसके वजह से यह बात रही है कि आज वो दूसरी ओर चले गए। केवल वो शहर के विकास के बारे में बात कभी नहीं करेंगे। कभी ओमी कालानी ने शहर के विकास के बारे में बात की है? क्या उसके पास विजन है? किस तरह का विजन है? केवल अपना राजनीति को व्यापार, गुंडागर्दी करके चलाने से कुछ होने वाला नहीं है। इस बार लोगों ने जिस तरह से 2024 में एक निर्णायक बहुमत उल्लासनगर में दिया, इतिहास में इतने वोटों से हम कभी नहीं जीते थे। हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बहुत ऊंचा है और मतदाता इस बार पूरी तरह से जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देंगे। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं घूम रहा हूं। अभी तो आपने कवर भी किए होंगे, हमने लाडली बहन के प्रोग्राम के, कितने लोग, कितना उत्साह था। आप भी उसके गवाह हैं, आप भी 1-2 प्रोग्राम में उसमें आपने उसको कवर किया। तो हमें किसी नेता के भरोसे या किसी नेता की कृपा से हम लोग चुनाव नहीं लड़ते। हमारी कार्यकर्ता जो हमारे हैं वो हमारी ताकत है। कार्यकर्ताओं के बल पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और इस बार भी लड़ेगी और जीतेगी। अभी प्रदीप जी, आपने कहा कि वो भाजपा में आए, हमें उम्मीद थी वो सुधर जाएंगे। वहीं कल नरेंद्र राजानी जी का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा है कि गंगाजल, वो खुद को भाजपा को गंगाजल बता रहे थे और दूसरों को नाली का पानी। तो क्या जो भाजपा में आ जाता है वो सुधर जाता है? जो भी आपराधिक पृष्ठभूमि का, आपके वर्ड में बोल रहा हूं, वो भाजपा में आ गया तो सुधर गया, उसको लेबल मिल गया शराफत का। देखिए, मेरी बात आप समझे नहीं। नरेंद्र राजानी ने क्या कहा उसके ऊपर, वो वरिष्ठ नेता है,
उस पर मैं नहीं कहूँगा। मैंने ये कहा पिछली बार जो उनके अपराधी प्रस्थ वाले लोग थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया था, उसको पार्टी में नहीं लिया था, लेकिन क्योंकि उनके सारे लोग भाग रहे थे, जा रहे थे, इसीलिए वो खड़े रहे। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में कभी भी प्रवेश नहीं लिया, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के न ओमी कालानी सदस्य रहे न पप्पू कालानी रहे। जिनकी अपराध की पृष्ठभूमि नहीं थी उन्हीं लोगों को लिया गया, तो उसका तो उत्तर दे दिया मैंने आपको। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। महायुति को लेकर क्या बातचीत चल रही है? शिवसेना के साथ भाजपा जाएगी? देखिए, हमारी युति शिवसेना के साथ है, नैसर्गिक युति है हमारी शिवसेना के साथ। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की युति होनी चाहिए। हमने शुरू से कहा है कि उल्लासनगर में शिवसेना के नेताओं के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे थे, लेकिन क्योंकि इन्होंने एक ऐसी क्षेत्रीय गठबंधन जिसका किसी पास न कोई चिन्ह है, न चुनाव है, न झंडा है, न डंडा है, उसके साथ अगर गठबंधन का प्रयास करेंगे तो गठबंधन तोड़ने का जो भी है वो दोष उनके ऊपर जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति तभी संभव हो पाएगी जब भी केवल भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति होगी। उल्लासनगर में कौन कौन से मुद्दे हैं अहम जो भाजपा जनता के बीच लेकर जाएगी और चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमने शुरू से लेकर कहा है कि पिछले 20 सालों में जनता ने खंडित जनादेश दिया है, जिसमें कभी 3 पार्टियां मिलकर लड़ती हैं। लास्ट जब इन्होंने एक हाथ सत्ता दी थी पप्पू कालानी को 2002 में, तो उस तरह का विकास इन्होंने जिस तरह से कालानियों के घर से, उन्हीं के घर से महापौर बने, विधायक बने, कई बार नगराध्यक्ष बने कई परिवार में। लेकिन अगर तुलना करोगे दूसरे शहरों से, इतना समय होने के बाद भी कालानियों ने केवल अपना सत्ता का सुख भोगा, लेकिन शहर को कुछ दिया नहीं। मेरा कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में निर्णायक बहुमत जनता ने दिया, महाराष्ट्र में निर्णायक बहुमत दिया, पूरे बहुमत की जब सत्ता बनती है तो विकास होता है। हमारा बहुत बड़ा विजन है शहर को आगे बढ़ाने का। शहर की जो मूल समस्याएं हैं उनके ऊपर हम मिलना चाहते हैं। 24/7 पानी मिलना चाहिए। सारे शहर की सड़कें जो है वो कंक्रीटीकरण होनी चाहिए। शहर में मेट्रो रेल आनी चाहिए। शहर की जो रोड ट्रैफिक की समस्या है उसको छुड़ाने के लिए हमारे पास विजन है। हमने एक प्लान बनाया है, एक हमने रोड मैप बनाया है। उसके अलावा न केवल हम यह चाहते हैं कि उल्लासनगर छोटी सी क्षेत्र हो गया है, सिकुड़ गया है, उसकी सीमाएं भी बढ़नी चाहिए, उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। इतने छोटे शहर में इतने लोग रहते हैं, ये जो हमारे पास दूरदृष्टि है केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। हम चाहते हैं कि हमारे शहर के लोग भी नंदनवन अच्छे शहर में रहें, क्योंकि हम इस वक्त देख रहे हैं कि जो भी समृद्ध व्यक्ति है वह इस शहर से प्यार करने के बावजूद भी, क्योंकि मूलभूत सुख नहीं है, समस्याएं हैं, इसलिए शहर के लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। उसका दुख इसलिए मुझे है क्योंकि इस मिट्टी में जन्मा हूँ, इस मिट्टी से मुझे प्यार है। इसलिए हम चाहते हैं, जनता से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि एक स्पष्ट जनादेश दें, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत दें, और उसके बाद हम आपको कर दिखाएंगे कि क्या हम शहर को किस तरह से ठीक कर सकते हैं और उसकी किस तरह से विकास करके आगे बढ़ा सकते हैं। आपने अभी मेट्रो की बात की, बहुत अच्छी बात है। मेट्रो अगर आती है उल्लासनगर में तो काफ़ी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी और इससे व्यापार भी बढ़ेगा, लोगों को भी फायदा होगा। 8 साल पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था उल्लासनगर में मेट्रो आएगी और एक स्टेशन का नाम सिंधु नगर भी कहा जाएगा, तो उसको लेकर आप लोगों ने आगे क्या किया? देखिए, 2019 में मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने ये बात कही थी। 19 में विधानसभा के चुनाव थे, कुमार आइलानी वहां के प्रत्याशी थे गोल मैदान में, मैं उसका साक्षीदार हूँ। 2019 में किस तरह से उद्धव ठाकरे ने हमारी सरकार के साथ धोखा किया और आदरणीय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद फिर 5 साल पूरी तरह से खराब हो गए। अब इसके बाद अब सरकार बनी है, मेरे हिसाब से उसको 2019 की बात है, 5 साल हो गए। अभी कल ही अगर आपने परसों देखा होगा तो किस तरह की कनेक्टिविटी अंबरनाथ और कांजूर मार्ग से लेकर अंबरनाथ तक रेल आएगी, मेट्रो रेल 14 जो कि उल्लासनगर को कनेक्ट करेगी, उसकी बात कल मुख्यमंत्री ने कही।
देखिए बीच के 5 साल खराब हुए, आप जानते हैं। अगर आज तक यहाँ पर सिंधु नगर स्टेशन बन गई होती, अगर उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी ने जिस तरह से खिचड़ी सरकार बनाई, उसकी वजह से इसको देरी हुई है। अब आएंगे अवैध डंपिंग ग्राउंड, उससे लोग काफी त्रस्त हैं। आखिर कब छुटकारा मिलेगा लोगों को अवैध डंपिंग ग्राउंड से? देखिए युति सरकार ने ही अवैध डंपिंग ग्राउंड का जो पर्याय है निकाला हुआ है, और उस पर्याय पर आप जाएंगे। अभी 2-3 दिन पहले हमारे जिन्होंने कुछ नहीं किया, खाली एकनाथ शिंदे और श्रीकांत शिंदे के साथ चिपक के टीओके के लोग वो बदलापुर में वहां पर फोटो सेशन करने भी गए थे। उनको लगता है कि टीओके कर रही है, लेकिन यह जो सोच है ये नरेंद्र मोदी जी की, देवेंद्र फडणवीस की, भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि जितनी भी वेस्ट है, फ्रॉम वेस्ट से वेल्थ किस तरह बनाई जाए, कचरे से धन कैसे प्राप्त किया जाए, उसकी सोच जो फ्रॉम वेस्ट टू वेल्थ वो हमारी है। और उसके आधार पर वहां बदलापुर पर बहुत जल्द यह स्थानांतरित होगा, और कचरे का वहां पर जो विलेवाट लगा के उसमें से प्रोडक्ट निकलेगा, ऐसी हमारी सोच है। और बदलापुर में यह काम जोरों से चल रहा है। इसके अलावा शहर के सड़कों की बात की आपने, लेकिन कई बार शहर में सड़कों की मरम्मत होती है, उस पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन कोई भी नेता उस बात को खुले तौर पर कहने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए इस वक्त ना सड़कों एक साधारणतः देखोगे ना, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चल रहा है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज जब बनती है ना तो लोगों को लगता है कि बहुत गंदा काम हो रहा है, लेकिन उनको पता नहीं अंडरग्राउंड ड्रेनेज से पूरा ड्रेनेज सिस्टम जमीन के नीचे जाता है, खुले में कोई भी गटर नहीं दिखता, और उससे व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और उसके अलावा पर्यावरण भी अच्छा रहता है। उस दौर से हैं जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज बन रही है। लेकिन इतना मैं बता रहा हूं कि आने वाले 5 सालों में उल्लासनगर में एक भी ऐसी सड़क नहीं होगी जो सीमेंट कंक्रीटीकरण की नहीं होगी। मैं आपकी बात से सहमत हूं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम जो चल रहा है उसका लाभ आगे चल के मिलेगा, पर अभी जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइनें डाली जा रही हैं उसको बिल्डिंग्स और आसपास के जो परिसर हैं उनसे कनेक्ट नहीं किया जा रहा है। अभी है ना अंडरग्राउंड ड्रेनेज डाल के सड़क बनाई जा रही है, फिर जब या ना वो लोग कनेक्शन करेंगे अंडरग्राउंड ड्रेनेज में, फिर सड़कें खोदी जाएंगी, फिर बनाई जाएंगी। देखिए ये तांत्रिक प्रश्नों के जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ, वो आपको जो तज्ञ हैं, इंजीनियर हैं, वो बताएंगे उनकी किस तरह से वो करेंगे नहीं करेंगे। इस चीज़ों के तो उत्तर मेरे पास नहीं है। बोट क्लब गार्डन, आखिर कब भाजपा की नजर जाएगी बोट क्लब गार्डन पे, जब मालकी हक आपके पास है, मतलब महानगर पालिका के पास है? वहीं इंदिरा गांधी बाजी मार्केट में वहां पर आप लोगों और दूसरे लोगों ने, जो नेताओं ने, शहर के नेताओं ने, केबी रोड के जो विस्थापित दुकानदार हैं उनको आश्वासन दिया था कि वहां पे उनको शॉप्स दी जाएंगी या उनका रोजगार जैसे चले ऐसा प्रबंध किया जाएगा। तो भाजपा की इस मुद्दे पर क्या रणनीति रहेगी? देखिए अगर आप 2007 से लेकर 2025 तक अगर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर केवल एक ही बार बना था, बाकी सत्ता शिवसेना के पास थी। और शिवसेना इस विषय पर हमने इतना फॉलोअप लिया, कभी उद्धव ठाकरे, हम सरकार में नहीं थे, उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ थी, तो शिवसेना हमारे साथ थी। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि इसकी जवाबदारी जो है वो तय करने के लिए ही मैं कहता हूँ कि एक स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, तो उसके हम उत्तरदायी भी होंगे कि ये चीज़ें क्यों नहीं हुई। लेकिन ये चीज़ें होनी चाहिए, अगर उसमें कुछ देर हुई है भारतीय जनता पार्टी इसको अवश्य पूरा करेगी। एक आखिरी सवाल जो सबसे बड़ा है, शहर का मुद्दा है खतरनाक इमारतों का। चुनाव के समय ऐसा कोई ना कोई आर्डर आ जाता है, जैसे लगता है कि अब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो आखिर हकीकत में कब प्रॉब्लम सॉल्व होगी खतरनाक इमारतों को लेकर? ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी आयुक्त जी के पास उसको आदेश दिया गया है। जो व्यक्ति केवल ऐसा है कि जो खतरनाक इमारतें जो टूट पड़ी हैं या उनका पुनर्निर्माण करना है, उनमें जितने लोग खुद रहते हैं या खुद बनाएं या किसी बिल्डर को बनाएं, ये उनका प्रश्न है।
सरकार की तरफ से ये प्रश्न पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब जब चाहे किसी भी का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। तो आपने देखा प्रदीप रामचंद्रानी जो भाजपा के चुनाव प्रमुख हैं, उन्होंने सवालों का सही सही जवाब अपने अंदाज में देने की कोशिश की है। इसी तरह से टाउन दर्शन आगे प्रदीप रामचंद्रानी और अन्य नेताओं से भी बातचीत करके आप लोगों से जुड़ी बातें उठाता रहेगा, आप लोगों से जुड़े मुद्दा उठाता रहेगा। प्रदीप रामचंद्रानी जी, धन्यवाद टाउन दर्शन से बात करने के लिए। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।